know. सबको आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. यस मैम। तो आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे दादी माँ, तुम्हारी हिंदी की बुक का, जिसके राइटर कौन है? शिव प्रसाद सिंह। ये किसने लिखा है? शिव प्रसाद सिंह। हाँ, तो जो राइटर है वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं और उसमें सबसे ज्यादा स्पेशली किसको मिस कर रहे हैं? वो अपनी दादी माँ को। तो उनसे रिलेटेड उनकी जो मेमोरीज है और जो उनके साथ बिताए हुए पल थे उन सब को वो याद कर रहे हैं और इस चैप्टर में उन्होंने पूरी अपनी यादों को बताया है। तो स्टार्ट करते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। वो अपने बारे में बता रहे हैं कि इतने टाइम लाइफ को जीने के बाद भी कभी कभी अचानक से मन जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पर मुझे कमजोरी और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि उनके जो फ्रेंड्स हैं वो सामने तो उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं लेकिन पीठ पीछे उन्हें बहुत ही डरपोक कहते हैं और मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, ये राइटर अपने बारे में बता रहे हैं, मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा, अब उन सब मजाक के बारे में या बुरी बातों के बारे में नहीं सोचूंगा। कौन कह रहा है ये? राइटर। क्या नाम है राइटर का? आवाज नहीं आ रही? शिव मंगल सिंह, शिव प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सिंह। तो कह रहे हैं मैं अब इन सब बातों के बारे में नहीं सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से क्या होता है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों, शरद क्या होता है? जैसे हमारे इंग्लिश में मंथ होते हैं ना, 12 मंथ्स होते हैं, वैसे हिंदी में भी 12 महीने होते हैं, उनमें से एक महीना होता है शरद का। शीत मतलब ठंड, तो शरद ऋतु मतलब ठंड का मौसम और शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मतलब उनके दिमाग में किसी की बहुत अच्छी इमेज आती है, किसी की बहुत अच्छी याद आती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा। गांव, अब वो किस जगह को याद कर रहे हैं? अपने गांव को याद कर रहे हैं। तो उनके गांव के सब जगह पानी ही पानी है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, ये घास का नाम है। जब बहुत सारा पानी होता है किसी सरफेस पर तो वहां पर चीजें आती रहती इधर उधर की, तो घासें जो थी वो आ गई थी पानी के पास। घेऊ और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे थे। अब किसी जगह पर बहुत सारा पानी बहुत दिन तक जमा हो गया है तो उसमें से कुछ स्मेल आएगी और घासें इकट्ठा हो जाएंगी ना, तो उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अब किसी जमीन पर बहुत दिन से पानी इकट्ठा हुआ है और गंदी गंदी घासें भी उग गई है तो उसका पानी कैसा हो जाता है? झाग जैसा ना, गंदा सा हो जाता है। तो वो वही बता रहे हैं कि उनके गांव में जब ऐसा कुछ हुआ और आसपास के जितने भी लड़के थे यानी कि जितने भी बच्चे थे सब आकर उसमें खेलने लगते थे। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है, हर मौसम की एक स्पेशलिटी होती है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले। अब आषाढ़ के मौसम की बात हो रही है, जैसे बताया ना कि 12 महीने होते हैं ना, तो गर्मी के 12 महीनों की बात हो रही है। तो आषाढ़ भी एक महीना है, उसमें क्या मिलता है? आम और जामुन मिलता है। हाँ, चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले। अगहन भी एक महीना है, उसमें क्या मिलता है? उसमें कौन सी चीजें अच्छी होती हैं? गुड़ और चिवड़ा। दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। सबको पता है ना कि हर एक मौसम में कुछ खाने वाली चीजें होती हैं, तो उनके बारे में बता रहे हैं। पर क्वार के दिनों में इस
गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना तो बड़ा बुरा मालूम होता है, मतलब वो बता रहे हैं बचपन में कि जब ऐसे पानी जम जाया करता था क्वार के महीने में, तो उस गंदे पानी में भी खेलने में कूदने में बहुत मजा आता था जब वो छोटे थे। तो यहाँ पर वो अपने बचपन की मेमोरीज याद कर रहे हैं। मैं भीतर हुड़क रहा था, 1-2 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। क्या हो गया? वो इतने गंदे पानी में जब उन्होंने खेला कूदा तो वो क्या पड़ गए? बीमार पड़ गए। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। उनको अब थोड़ा बहुत बीमार होना उनको अच्छा लगता था। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण सा दर्द हो, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब कोई केयर करता है और आराम करने को मिलता है तो हल्की सी बीमारी अच्छी लगती है। तो वो अपने बारे में ये बता रहे हैं कि उनको ऐसा पसंद था, लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं था, इस बार थोड़ा सीरियस बात थी। ज्वर तो चढ़ा सो चढ़ा ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। अब इतना उनको ज्वर यानी कि फीवर हो गया, बुखार हो गया कि वो उतरा ही नहीं, और 12 बजे के बाद रात में जाकर उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई। कौन आया? दादी माँ। दादी माँ। शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में, वो भी वहीं पे आई थी। वहीं से पतले दुबले स्नेह सने शरीर और सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सघन टपकते हुए जल की शीतलता। वो अपनी दादी माँ के बारे में बता रहे हैं कि मेरी दादी माँ कैसी थी, पतली दुबली सी थी, व्हाइट साड़ी पहनती थी। वो आई मेरे पास, आते ही उन्होंने सर पेट हुए, बच्चा है वो बीमार है तो उसका सर उन्होंने टच किया, देखा। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। अब उन्होंने अपने आंचल में कुछ उन्होंने बांध कर रखा था, कोई मिट्टी जैसा कुछ भी था, तो उन्होंने उसको सर पे लगाया। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती थी, और वो बता रहे हैं कि जब मैं बीमार था तो मेरी दादी माँ हमेशा मेरे पास बैठी रहती थी। कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और बीसों बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जैसे हमारे लिए प्यार दिखाते हैं, वैसे लेखक की दादी भी उनके लिए उतना ही प्यार जता रही थी, और जब वो बीमार पड़े थे तो उनकी बहुत ज्यादा सेवा कर रही थी। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो नहीं गई, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला आया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। और जब भी कोई बीमार पड़ता था तो वो बहुत ज्यादा परेशान होती थी और दूसरों से बहुत सारा सवाल जवाब करती थी। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। तो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं उनको बहुत सारी देसी दवाओं के बारे में पता होता है। तो वो अपनी दादी माँ के बारे में बता रहे हैं कि उनको बहुत सारी दवाओं के बारे में, नुस्खों के बारे में पता था। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, और घर के ही मेंबर नहीं, अगर गांव में भी उनके कोई बीमार पड़ता था तो वो वहां भी जाती थी उसकी केयर करने के लिए। हाथ छूना, माथ, ये सारे काम करती थी। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, सारी बीमारियां जितनी भी उन्होंने सुनी थी सबका इलाज बताती थी। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, मतलब जब कोई महामारी या कोई बीमारी फैलती थी, जैसे कोई भी वायरस या कुछ भी फैलता था, तो वो सुबह सुबह उठकर बहुत सारी ऐसी चीजें करती थी जिससे बीमारी दूर भागे। सफाई तो कोई उनसे सीखे, एकदम साफ सुथरी और हाइजीनिक तरीके से रहती थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल हो जाती। मतलब वो बहुत ही पंक्चुअल थी, हर चीज का बहुत ध्यान रखती थी। कौन कौन ध्यान रखता था? दादी माँ। हाँ, राइटर की दादी माँ। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे देता है, मैं महाराज अपने अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू कुछ भी दे देते हैं, डॉक्टर साहब आकर देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी पिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसा बुखार
को बुलाने का जी नहीं होता। मतलब वो कह रहे हैं कि आज भी जब दादी माँ मेरे साथ नहीं है, आज भी बुखार होता है, तरह तरह की दवाएं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन जो पहले बचपन में जैसा मैं बीमार पड़ता था, मेरी दादी मेरी केयर करती थी, वैसी बात अब नहीं है। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। अब उनके घर में शादी भी पड़ी थी, तब भी दादी माँ को वो याद कर रहा है कि जब शादी पड़ी थी तब दादी माँ कितनी उत्साहित थी, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया था। मतलब सारा काम वो बहुत लगन से करती थी, पड़ोसिनें आती, मतलब आसपास की जो महिलाएं थी वो लोग घर में आया करती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा ना मानना, और क्या कहती, बहन प्लीज बुरा मत मानना, कार परोजन का घर ठहरा। क्या कहती थी, बहुत काम है मेरे घर में, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं है। दादी माँ क्या कहा करती थी कि मेरे घर में इतना काम है, मैं ना करूं तो होने वाला ही नहीं है। जाने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वत्सता विलंब का कारण बन जाती। मतलब वो बहुत ज्यादा कोई मेहनत वाला लेबरस काम नहीं करती थी, लेकिन वो हर काम में उपस्थित रहती थी। उन दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। अब एक दिन की वो बात बता रहे हैं कि वो दोपहर में घर लौटे थे। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। उसने देखा, लेखक ने देखा, वो जब घर में आया तो देखा कि बाहर, घर के बाहर के साइड किसी को वो डांट रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। रामी की चाची खड़ी थी, बहुत ही डरी हुई। सोना होगा धन्नो, तुम मैं सूद के आज दे दे। मतलब वो उससे कुछ कह रही है, उसको कुछ डांट रही है। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पर अब नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक ना पाई। अब लगी है आजकल करने, फसल में दे दूंगी, फसल में दे दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो अब दादी माँ धन्नो की मामी को चिल्ला रही है और उसको डांट रही। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। अब रामी की जो चाची थी वो रोने लगी और बोली दे दूंगी, और दादी माँ के पैर को छू रही। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी उस बेचारी का निस्तार। अब उसने क्या रीजन दिया चाची ने कि बिटिया की शादी है, थोड़ा दया करिए। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई और वो ये बोलकर पीछे हट गई। दादी, जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो लेखक ये सब देख रहे थे तो उनको ये अच्छा नहीं लगा, दुख हुआ, तो उन्होंने दादी माँ को समझाया कि दादी माँ जाने दीजिए, दे देगी, गरीब है। चला है समझाने। दादी माँ उसको क्या करी, तुम मुझे मत समझाओ। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। बहुत दिन बीत गया, वो भूल भी गए इस बात को। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, तो वो मुझे मिली रास्ते में। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। दादी को वो चाची जो थी, जो पैसे के लिए माफी मांग रही थी, वो आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उन्होंने विहल होकर कहा, उरेन हो बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता बेटा है देवता। तो अब वो उन्होंने क्या बताया धन्नो की चाची ने, कि रामी की चाची ने क्या बताया कि दादी आई थी मेरे पास, उन्होंने पिछला सारा पैसा माफ कर दिया और 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए और कहा शादी में कुछ कमी ना पड़े। और 10 रुपए उस समय में बहुत होते थे। वो तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना। हाँ, तो उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, राइटर ने पूछा कि उस दिन तो तुमको बहुत डांट रही थी दादी, पैसा भी मांग रही थी। वो तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। तो वो कह रही है कि डांट दिया तो क्या हुआ, वो तो बड़ी है। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। अब राइटर को थोड़ी हंसी आ गई इस बात पर। किशन के विवाह के दिनों की बात है। किशन की शादी के बारे में याद कर रहे हैं वो। विवाह के 4-5 रोज पहले से औरतें रात भर गीत गाती हैं। सबको पता है कि फंक्शंस होते हैं, तो उनके गांव में भी रात भर औरतें गीत गाती थी। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, तो उनके गांव में जब शादी होती है तो रात में कोई अभिनय या ड्रामा भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। पुत्रोत्पत्ति मतलब जब
बेबी होता है उसके बाद के भी, शादी से लेकर उसके बाद के भी सारे दृश्य यानी कि नाटक में सब कुछ दिखाया जाता है। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं, ये सारा ड्रामा जो है वो औरतें करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका, मैं उस समय बीमार था इसलिए बारात में नहीं जा पाया था। मेरा भाई राघव दलान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। तो बारात जा चुकी थी तब वो आया था और बाहर सो रहा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की, दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो औरतें कह रही थी कि ये बच्चा है, इसको अंदर ले जाइए। तो दादी माँ ने बोला कि बच्चे हैं, वो तो भगवान का रूप है, उनको जाने दो। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था वहीं पर। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से न हंस दूं, भेद खुल न जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भांडा फोड़ हो गया। अब औरतें जो खेल कर रही थी उसको देखकर उसको बड़ी हंसी आ रही थी, लेकिन दादी माँ ने छुपा कर उसको वहां पर लिटाया हुआ था। वो तेज से न हंस दे, कंट्रोल कर रहा था, लेकिन फिर भी भाभी ने ऐसे ऐसे बातें की तो उसकी हंसी छूट गई और भांडा फूट गया। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दो। हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? अब दोनों आपस में लड़ने लगे। तो दादी माँ ने बोला, टोका कि इसको मत कुछ बोलो। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। अब वो छुप नहीं सका, तो वो उसका भेद खुल गया, तो वो खड़ा होकर दादी माँ के पीछे छुप गया जाकर। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, उभय दान मिल जाता है। अक्सर जब हम कुछ गलतियां कर देते हैं तो बड़ों के पीछे छुप जाया करते हैं, हमें माफी मिल जाती है। बस वैसा ही हो रहा था। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। उनको बहुत याद कर रहे हैं, वो बहुत मिस कर रहे हैं दादी को। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। यहाँ राइटर बता रहे हैं कि दादी माँ को बहुत एक्सपीरियंस था लाइफ का, वो बहुत जानती थी कि जीवन कैसा होता है। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की मालूम होता था। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने को झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुरमुत्ते की जगह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। अब लेखक बता रहे हैं कि जब दादाजी की डेथ हो गई थी उसके बाद ऐसे रिश्तेदार बहुत सारे थे जो सिर्फ मुंह पे अच्छी बातें करते थे लेकिन दिल में अच्छा नहीं सोचते थे। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी ही नहीं। दादी माँ कह रही थी कि ज्यादा पैसे वेस्ट मत करो, लेकिन पिताजी ने यानी कि राइटर के पिताजी ने वो वेस्ट की। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, अब ये एक और मंथ की बात हो रही, हिंदी का महीना माघ के दिन थे। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। अब बहुत ठंड का दिन है, जनवरी फरवरी वाला दिन है और बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी। अब इतनी ठंड में दादी माँ गीले कपड़ों में बैठी हैं, उनकी स्नेह कतार आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ ने मुझसे कहा। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने बहुत स्नेहपूर्ण आंखों से उनकी ओर देखा और पूछा, क्या है, पूछ। दादी ने बोला, तुम रोती थी? उसने पूछा, राइटर ने पूछा। दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल। उन्होंने उसकी बात को टाल दिया। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में लेकर गए। मैंने सुबह देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। अब सुबह हो गई, उन्होंने देखा उनके पापा और चाचा कुछ सोच रहे हैं, भैया और कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। उनके पिताजी ने बोला, अब और क्या, कोई दूसरा कोई चारा ही नहीं बचा।
रुपया कोई देता नहीं, कितने के भी तो अभी पिछले ही भी बाकी हैं, वे रोने रोने से हो गए। अब वो लोग पैसे की कोई बात कर रहे थे और बहुत उदास थे, रोने वाले से लग रहे थे। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूं ही। तो उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उन्होंने क्या संदूक से निकाला? एक कंगन निकाला जो उनके हस्बैंड ने यानी कि लेखक के दादाजी ने दिया था। उनका गला भर आया, वो भी बहुत इमोशनल हो गई। मैंने इसे पहना ही नहीं, मैंने इसको कभी नहीं पहना, इस कंगन को। इसे सहेज कर रखती आई हूँ, हमेशा मैंने इस कंगन को संभाल कर रखा। यह उनके वंश की निशानी है। किसके वंश की निशानी है? दादाजी के। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। उन्होंने अपने बच्चों से बोला कि पुराने जमाने में लोग बहुत सारी फ्यूचर की प्लानिंग करके रखते थे। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। मुझे कैसी लगी? शाप भ्रष्ट देवी मतलब, शाप मतलब होता है कर्ज। तो ऐसा लगा कि कोई देवी है जिसने सारे कष्ट मिटा दिए। धुंधली छाया विलीन हो गई, बहुत ही माइंड में बहुत मेमोरीज जो थी वो दूर जाने लगी। मैंने देखा दिन काफी चढ़ाया। अब वो जिस दिन सोच रहे हैं, जिस दिन ये सारी बातें याद कर रहे हैं, उस दिन की बात वो बता रहे हैं। मैंने देखा कि दिन काफी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया है। कौवे को बहुत ही अगली कहा जाता है, तो वो बोल रहे हैं कि एक कौवा है जो मेरे खिड़की के पास आकर पंख फैलाकर गंदे से बैठ गया है। हाथ में अभी भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। किसके हाथ में? राइटर के हाथ में किशन भैया का एक लेटर है जो लेकर उनका हाथ कांप रहा है। काली चींटियों की कतारें धूमिल हो रही। काली चींटियां मतलब बचपन में जब काली चींटियों का पीछा करते थे और बचपन की जो यादें थी वो सब बहुत ही धूमिल हो रही है, बहुत ही फेड हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता, मन बार बार अपने से ही पूछ बैठा है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो उस लेटर में क्या लिखा है? दादी माँ के डेथ की न्यूज है और वो पढ़ते पढ़ते राइटर ने इतनी सारी पुरानी बातें सोची और उनके माइंड में अभी क्या चल रहा है उनको विश्वास नहीं हो रहा है और वो अपने आप से पूछ रहे हैं कि क्या सच में ये ऐसा है? क्या सच में दादी माँ अब हमारे बीच नहीं रही? समझ में आई स्टोरी? यस मैम। तो चलो क्वेश्चन का आंसर बताओ। लेखक को दादी माँ की कौन कौन सी बातें याद आ रही हैं? क्या क्या तुम लोग को पता चला, मतलब क्या क्या उनको याद आ रहा है? पीयूष बताओ। मैं उनको अपने बचपन की सारी बातें याद आ रही कि जब जब वो बीमार पड़ते थे दादी माँ कैसे वेरी कैसे गुड। उन्हें लाती थी, कैसे कैसे करती थी मिट्टी से। सब हाँ उनको सारी बातें बचपन की याद सही आने है। लगी थी। और दूसरा कौन है? पीयूष तुम्हारे साथ और कौन है? आवाज आ रही है? यस मैम, अयाज है, रुद्राक्ष है, अभय है, हाँ शिवम है। आयाज बताओ, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? कौन सा ऐसा इंसिडेंट हो गया था जिसकी वजह से दादाजी के जाने के बाद घर की स्थिति जो थी वो बिगड़ गई थी? आर्थिक मतलब होता है फाइनेंशियल कंडीशन। बताओ, कौन बताएगा? क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन है, दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर के आर्थिक स्थिति, आर्थिक मतलब फाइनेंशियल पैसे वाली दिक्कत खराब हो गई थी। क्यों हो गई थी? आर्थिक स्थिति कैसे खराब हो गई थी? आवाज आ रही है? जिससे आ रहा है वो बताए। मैम उनके घर में शायद दादाजी जॉब करते होंगे तो नहीं उनकी ऐसा डेथ कुछ नहीं है। अभी हमने इस स्टोरी में बताया है तुमको कि जब दादा के श्राद्ध में क्या हुआ था, दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, किसने व्यय कर दी थी? पिताजी ने। राइटर के पिताजी ने दादाजी की श्राद्ध में, जब दादाजी की डेथ हुई तो उसमें वो कुछ होता है ना, उस श्राद्ध में कुछ किया जाता है, तो उसमें बहुत सारा पैसा उन्होंने वेस्ट कर दिया था जबकि दादी माँ ने मना किया था।
तो इस वजह से भी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो खराब हो गई थी। नेक्स्ट है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा एंगल तुम्हें अच्छा लगा? अब सबके पास दादी माँ, नानी माँ सबके पास होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स सबके पास होंगे, तो आप में से किसको अपनी दादी या नानी का कौन सा चीज बहुत अच्छा लगता है, कौन सी बात बहुत पसंद है? कौन बताएगा? मैम जब बीमार पड़ जाते हैं तो क्या इतने अच्छे से देखभाल करती हैं दादी माँ। और बताओ, और कौन बताएगा? दादी माँ और नानी माँ क्या ऐसा हमारे साथ स्पेशल करती है बचपन में भी और अभी भी, जो हमें बहुत अच्छा लगता है और याद रहता है, बहुत ही मेमोरेबल होता है? और किसी को आवाज नहीं आ रही है क्या? हमको याद है, एक तो याद थोड़ी के बाद और याद है, मैं बता दूं। हाँ बताओ। हम लोग को ये होता था, जब भी हम लोग को छूट जाता था तो हम लोग मारने लगती थी, तब भी वहीं पर दादी माँ आकर हम लोग को भटका लेती थी। हाँ, और क्या ये भी होता था। तो हम सब के और बचपन में ऐसी मेमोरीज होती है, जब हम लोग नानी के घर या गांव में या कहीं भी जाते हैं तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स और बड़ों के साथ बहुत सारी मोमेंट्स शेयर करते हैं और वो याद आते हैं बड़े होकर भी। लेकिन तुम लोग तो अभी भी ये सब करते होगे कि नहीं? ओके, नो ऑफ हो जाएंगे अभी तक 1 मिनट के अंदर। नहीं समझ में आया है। दादी माँ ने का कहना का